चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? साइंटिफिक नेम्स। हमने लास्ट टाइम किया था कॉमन नेम्स। तो आई होप आपको कॉमन नेम्स समझ आया होगा, अच्छी तरह से समझ आया होगा। और अब ये साइंटिफिक नेम्स क्यों दिए गए, हम इसी की बात करेंगे और किस तरह से दिए गए और क्या रूल्स हैं। हम जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइंटिफिक नेम्स। अब साइंटिफिक नेम्स क्यों दिए गए? देखिए, आमतौर पर these scientific names are not easy to pronounce, नॉट इजी टू प्रोनाउंस। एक कॉमन बच्चे के लिए, एक जो बच्चा 10th से 11th में जाता है, उसके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से इसको प्रोनाउंस करे। हालांकि इसको रेपिटेशन रेपिटेशन से हम इसको धीरे धीरे, हमारे लिए भी कई बार शुरू में मुश्किल था, आज इजी है क्योंकि रेपिटेशन रेपिटेशन। और यही कारण है कि आज इजी लगता है। तो जो बच्चे अब 10th से 11th में आ रहे हैं और इन चीज़ों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी और एक ही एडवाइस रहेगी कि वो इसको रिपीट करें, साइंटिफिक नेम्स को बार बार पढ़ें। अब देखिए, साइंटिफिक नेम्स क्यों दिए गए। देखो, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा था कॉमन नेम्स में कि लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है और इन स्पीशीज को सबको नाम देना था। और हमने ये कहा था कि कॉमन नेम्स में क्या होता है, कंफ्यूजन बड़ी होती है। हर लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो कॉमन नेम भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए क्या हुआ कि यूनिवर्सली अब एक ही नाम देने की होड़ मच गई। और उसमें जो सबसे बड़ा काम किया वो किस साइंटिस्ट ने किया, नोट डाउन दिस पॉइंट, वो किया कैरोलस लिनियस ने, जिसको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इसने 1751 में एक ऐसा मैकेनिज्म दे दिया, और वो मैकेनिज्म था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये एक ऐसा मैकेनिज्म दे दिया कि भाई अब देखिए नाम आसान हो गए। अब देखिए ऐसा क्यों किया उसने? सबसे बड़ी बात थी, कंफ्यूजन दूर करनी थी, रिमूव द एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या होता है? कंफ्यूजन। तो वो कंफ्यूजन दूर करनी थी, और ताकि सारे नाम यूनिवर्सली एक जैसे हो जाए। कहीं भी इंसान चला जाए, कहीं भी कोई ह्यूमन चला जाए, कोई साइंटिस्ट चला जाए, अगर उसको कहीं कोई डाटा देखना है, इंसाइक्लोपीडिया देखना है, तो वो साइंटिफिक नाम से उसको आसानी से देख सकता है। अब देखिए, यहां पर जो नाम थे, दीज नेम्स आर बेस्ड अपॉन, देखिए 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर ये सारा बेसिक प्रिंसिपल था। पहला काम क्या था? पहली चीज जो यहां दी गई वो क्या थी? एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। अब ये क्या चीज है? एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। देखिए, हमने इनके नाम सुने हैं, आईसीबीएन, आईसीजेडएन, आईसीवीएन, बहुत सारे हैं। और ये क्या है? these are the areas, these are the regions जहां से क्या हुआ कि हमें नाम लिए गए। इन सभी के अंदर क्या है? एक नॉमेनक्लेचर दिया गया। जैसे आईसीपीएन क्या था? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। नाम देने की एक प्रक्रिया थी, एक प्रिंसिपल बना दिया गया कि इस बेस पर आपने नाम देने। इसी तरह से इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, कल्टीवेटेड प्लांट्स नॉमेनक्लेचर, तो इनके बेसिस पर ही नाम दिए गए। तो पहली चीज तो ये थी। दूसरा चीज क्या किया गया कि देखिए, साइंटिस्ट कहीं भी चले जाए, इन नामों का एक एडवांटेज था कि साइंटिस्ट कहीं भी चले जाए, दुनिया में किसी भी कोने पर चला जाए, होगा क्या? साइंटिफिक नेम कभी चेंज नहीं होगा भाई, वो वैसे का वैसा ही बना रहेगा। तो साइंटिफिक नेम्स, देखिए पॉइंट नोट डाउन करते रहिए, साइंटिफिक नेम्स शुड हेल्प द साइंटिस्ट। देखिए, साइंटिस्ट की तो हेल्प करनी है, ह्यूमंस की हेल्प करनी है, स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है। वो साइंटिस्ट को हेल्प करेगा टू अराइव एट द सेम नेम।
in any part of the world, in any part of the world. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी पार्ट पे, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, साइंटिफिक नेम सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल इन नेचर। तीसरा पॉइंट, यूनिवर्सल रहेगा। अब देखिए चौथी चीज यहां क्या आती है कि हर एक जो साइंटिफिक नेम होगा हर एक स्पीशीज के लिए अलग होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक स्पीशीज के लिए दो साइंटिफिक नेम होंगे। रिमेंबर दिस, each scientific name should be different for each species. Remember this point. Scientific name should be different. देखिए पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। should be different for each species. For each species. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। पांचवा पॉइंट यहां क्या आ जाता है, चलिए मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूं। देखिए पांचवा पॉइंट क्या आ रहा है कि अब ऐसा नहीं है, नाम हमेशा नया होना चाहिए और पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। देखो पांचवा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नाम नया होना चाहिए और पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी और ऑर्गेनिज्म को दिया है और हमने डबलिंग कर दी नेम की। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए नेम शुड बी न्यू नेम, नया नाम होना चाहिए और should not be used earlier। और साइंटिफिक नेम्स का सबसे बड़ा फायदा आप जानते हैं, ये इंश्योर करता है कि एक स्पीशीज को एक ही नाम मिले। रिमेंबर माय पॉइंट कि साइंटिफिक नेम्स हैं कि एक स्पीशीज को एक ही नाम मिले। तो ये छठा पॉइंट हो सकता है। तो चलिए ये भी लिख देते हैं। Ensure that each species gets its own name। क्यों भाई? क्लियर? तो ये तो बेसिक्स थे साइंटिफिक नेम्स के लिए यूज हुए। और सारा काम क्यों हुआ? ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन ही हमें रहती रहे कि साइंटिफिक नेम कैसे दिए जाएंगे। अब इसमें जो मैंने शुरू में ही कहा कि सबसे बड़ा काम किसने किया, इट वॉज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जिसने 1751 में 1751 he gave a mechanism, he gave a nomenclature, naming of organisms। और वो क्या था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी एक नाम के दो हिस्से होंगे। ईच नेम हैज टू पार्ट्स। अब ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था, जब उसने प्लांट्स के लिए इस पूरा एनसाइक्लोपीडिया के प्लांट्स, इट वाज गिवन इन 1753 इन ए बुक कॉल्ड स्पीशीज प्लांटेरम। ये याद रखिएगा, नीट में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फॉर एनिमल्स ही गेव in 1758 in the 10th edition of a book called Systemae Naturae। तो देखिए हुआ क्या कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन दो किताबों में ही सारा दे दिया गया। प्लांट्स के लिए 1753 में स्पीशीज प्लांटेरम में और 1758 में सिस्टम नेचुरल में। अब हुआ क्या कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या कैरोलस लीनियस ने कहा, उसने कहा कि देखिए हर एक नाम के दो पार्ट्स हैं, इट हैज टू पार्ट्स। और वो दो पार्ट्स क्या थे, चलिए हम यहां ले लेते हैं। हर एक के दो पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था? जीनस। पहला पार्ट क्या था? जीनस। और दूसरा पार्ट क्या था? स्पीशीज। और एनसीईआरटी में साफ लिखा है स्पेसिफिक एपिथेट। दो हिस्से थे, दो पार्ट्स थे। अब देखिए ये जो जीनस है और स्पेसिफिक एपिथेट है, यानी दो हिस्से तो हो गए। अब इसको हम कैसे लें? नाउ लेट अस टेक
द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि दो जो उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया वो क्या था। सो देखिए, हम एक एग्जांपल के थ्रू एक एग्जांपल लिखेंगे और सारे पॉइंट्स वहीं से डिस्कस कर देंगे, सारे पॉइंट्स वहां से डिस्कस कर देंगे। और ये याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हालांकि इस साल के हमारे जो J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसने तो इस चैप्टर को ही डिलीट कर दिया, लेकिन एक याद रखिए कि नीट के लिए ये वही रहेगा, 2024 में भी है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। से एक कॉमन नेम है मैंगो, और हम ले लेते हैं साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। ये एक नाम ले लेते हैं जिसको हम पूरा डिस्क्राइब कर देते हैं, इसी से सारे रूल्स बता देंगे। देखिए, सबसे पहला पार्ट हमने कहा कि जीनस। जीनस इज दिस वन पार्ट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ साइंटिफिक नेम इज जीनस। और ये हमेशा अगर देखा जाए, द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। ये पहला लेटर क्या लिखा गया है? कैपिटल लेटर होगा। और दूसरा पार्ट जो यहां आ जाता है, दिस वन इज द स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज। और इसका जो पहला लेटर है, यहां आप देख रहे हो, इट इज स्मॉल अल्फाबेट और स्मॉल लेटर। तो पहला रूल तो यही है भाई, ये याद रखना है हमने। दो हिस्से हैं, जीनस और स्पीशीज, और जीनस का हमेशा पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, और स्पीशीज का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। दूसरी चीज यहां क्या आती है कि ये जितने भी नाम हैं, ऑल आर रिटन इन लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में है। सेकेंड पॉइंट ये याद रखिए, क्योंकि लैटिन उस समय की जब ये 1753 और 1758 में ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी। आज ये डेड लैंग्वेज है, आज नहीं यूज होती, लेकिन अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। द नेम्स कैन नॉट बी चेंज्ड। रिमेंबर, नेम्स, अब जो भी नाम यहां दिए गए हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते। हाँ, इनकी करेक्शन हो सकती है। रिमेंबर, करेक्शन हो सकती है इन नामों में, लेकिन चेंज नहीं होंगे। करेक्शंस कैन बी मेड। अब क्या करेक्शन हो सकती है? कोई स्पीशीज अगर चेंज हो गई या स्पीशीज, नई स्पीशीज आ गई, तो वो चेंज हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये नाम जिस तरह से लिखा गया है, और अगर इसके स्पेलिंग जो लिखे गए हैं, स्पेलिंग भी कभी चेंज नहीं होंगे। स्पेलिंग्स कांट बी चेंज्ड, ये भी याद रखिए। चौथी चीज इसी से हम देखते हैं कि यहां पर ये जो एक हायर लेवल पे जब हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो जेंडर्स होते हैं। जेंडर्स, हम मेल, फीमेल, हर्माफ्रोडाइट्स। तो यहां पर क्या है, ये चीज दिख रही है आपको, द जेंडर ऑफ द स्पीशीज। जैसे यहां इंडिका दिया गया है, इज अकॉर्डिंग टू द जेंडर ऑफ द जीनस। रिमेंबर, लाइक मैंगीफेरा इंडिका। ये बड़े हायर लेवल की है, लेकिन ये पॉइंट नोट करना और जानना जरूरी है कि जेंडर जो है, जेंडर ऑफ द स्पीशीज इज अकॉर्डिंग टू जेंडर ऑफ जीनस। जैसे मैं एक और नाम लिखता हूं, जिससे आपको और क्लियर होगा। जैसे हल्दी, हल्दी नहीं, हम कहेंगे इमली, टेमारिंडस इंडिकस। अब देखिए, दोनों के नाम में लास्ट में जो ये सुफिक्स आए हैं, कस एंड टेमारिंडस इंडिकस, तो ये भी याद रखना है कि अगर आप यहां देख रहे हो तो इसका जो जेंडर है वो बिल्कुल इसके हिसाब से है, जीनस के हिसाब से है। तो ये पॉइंट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब बड़ा कम होता है, एक और हम लेते हैं पॉइंट, बड़ा कम होता है कि एक जैसे हो स्पीशीज और जीनस, दोनों का नाम एक जैसा हो। बहुत रेयर होता है, और खास तौर पे जोलॉजिकल नेम्स में ये काफी पाया जाता है। जैसे आप देखते हो, हम उन्हें कहते हैं
जहां जीनस एंड स्पीशीज आर सेम, उनके नाम सेम होंगे। जैसे, और उन्हें क्या कहा जाता है, द टर्म इज नोन एज, हम उस टर्म को क्या कहते हैं, द टर्म इज नोन एज टोटोनियम। ये टर्म नीट के लिए याद रखिएगा, ये नीट के लिए याद रखिएगा, टोटोनियम टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जीनस और स्पीशीज के नाम सेम होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, एग्जांपल क्या है, लेट अस राइट डाउन एन एग्जांपल लाइक नाजा नाजा, इट्स कोबरा, है ना, कैटला कैटला द फिश, है ना, फिर गोरिल्ला गोरिल्ला, ये भी आती है। तो ये यहां क्या है, आप देखिए, अगर आप जीनस देखेंगे और स्पीशीज देखेंगे, दोनों सेम है। तो दीज आर सच नेम्स आर नोन एज टोटोनियम्स, तो ये भी याद रखिए। अब उसके बाद जो एक और चीज आ जाती है, वो क्या आ जाती है कि यहां पर अब जितने भी नाम, जो भी नाम आज तक दिए गए हैं, हमने कहा कि प्लांट्स के लिए कब दिए गए थे, अगर देखा जाए तो 1753, और एनिमल्स के लिए कब दिए गए थे, इन 1758। जितने भी नाम 1753 से पहले के थे, दे आर नॉट वैलिड। रिमेंबर, द नेम्स ऑफ द प्लांट prior to 1753 are not valid, and names of the animals prior to 1758 are not valid. Remember this, ये वैलिड नहीं है। जो भी नाम 1753 या उसके बाद दिए गए प्लांट्स के लिए वो वैलिड है, और जो भी नाम एनिमल्स के लिए 1758 के बाद दिए गए या 1758 में दिए गए, दे आर वैलिड। तो रिमेंबर दिस पॉइंट ओनली, ये सारे रूल्स आपने याद रखने हैं, सारे रूल्स याद रखने हैं भाई। तो ये देन अनदर, एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई हम नाम लिखते हैं, सपोज जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूं, हैंड रिटन नेम है, तो इसको हमने क्या करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है, सेपरेटली अंडरलाइन करना है। And when it is printed, no need to underline. Remember, याद रहेगा, सेपरेटली अंडरलाइन करना है जब हैंड रिटन लिखते हैं, तो ध्यान तो रखना ही है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब आ जाता है लास्ट पॉइंट, जो मुझे लगता है कि बड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि अगर सपोज कोई नई स्पीशीज आ जाती है, नई स्पीशीज हम डिस्कवर करते हैं, तो अब जो पुराने साइंटिस्ट ने स्पीशीज डिस्कवर की थी, अब उसका क्या, हम बेसिकली हम जो भी डिस्कवरर होगा उसको कहां पे लिखेंगे। लेट मी टेक दिस, मान लेते हैं मैं यहां इसको थोड़ा सा रब करता हूं, दोबारा से लिखता हूं। देखिए, मान लेते हैं हमने यहां लिया एक, यही मैंगीफेरा, यहां ले लिया हमने मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका लिया, और अब क्या किया हमने कि अब इसके साइंटिस्ट का नेम लिखना है। कहां लिखा जाएगा, देखिए याद रखिए, इट इज रिटन इन एब्रीवेशन एट द एंड, हेयर फुल स्टॉप लगा देंगे, लेनियस, या इसको आइदर, और हम इसको फुल नेम लिख देंगे। तो ध्यान रखिए ये भी कि द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज अपेंडेड एट द एंड either in abbreviated form or in full form. Clear? तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी जो चीज मैं कह रहा था कि जो नया नाम, सपोज एक नया नाम, नई स्पीशीज डिस्कवर हो गई, अब पुराने साइंटिस्ट को तो हम हटा नहीं सकते भाई, उसको थोड़ा ना हटाएंगे। अब होगा क्या, मान लेते हैं एक प्लांट है जिसकी नई स्पीशीज ढूंढी गई थी, अल्बेजिया रेबेक, ठीक है, अल्बेजिया रेबेक। मैं एक मिनट नीचे से मिटा देता हूं, देखिए ठहरिए, अब देखो अब यहां पर क्या है, मान लेते हैं ये हमने लिया, इट इज लेबेक नॉट रेबेक, LEBBECK।
ना देखिए ये प्लांट की एक नई स्पीशीज है एल्वेजिया लेबेक, और इसको जो इसका पुराना साइंटिस्ट था, अब वो तो कौन था, चलिए लिख देते हैं, दैट इज लेडियस। अब उसको हमने एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखना है एंड इट इज गिवन इन ब्रैकेट। और जो नई स्पीशीज जिसने डिस्कवर की, अब उसका नाम कहां लिखेंगे, अपेंडेड एट द एंड, एंड दैट इज, मान लेते हैं बेंथ और फुल स्टॉप। तो याद रखिए जो नई स्पीशीज डिस्कवर हुई उसमें पुराने साइंटिस्ट के नाम को हमने डिलीट नहीं करना है, इट शुड बी रिटन इन ब्रैकेट्स एंड द न्यू साइंटिस्ट नेम इज अपेंडेड एट द एंड आफ्टर द ओल्ड साइंटिस्ट, द प्रायर साइंटिस्ट, उससे पहले उसको ब्रैकेट में लिख देना है, और नए साइंटिस्ट जो नया है, दिस इज न्यू वन, इसको हमने एक एंड पे लिख देना है। तो याद रखिए ये जितने भी पॉइंट्स आपने यहां पढ़े, ठीक है, तो शुरुआत कर रहे हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया है, रात का काफ़ी टाइम हो गया, तो ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़े दिनों से पेंडिंग पड़ा था। तो ध्यान रखिए ये जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ दिए गए हैं आप इनको नोट डाउन कीजिए, लेक्चर को बार बार देखिए और कोशिश कीजिए इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए ताकि मुझे भी पता लगे कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हालांकि हम कोशिश कर रहा हूँ, मैं काफ़ी देर से पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अब ये एक नया प्लेटफॉर्म पकड़ा है तो धीरे धीरे सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी। आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा। और ध्यान रखिए जितने भी पॉइंट बोले हैं, जितने भी पॉइंट बोले हैं, एंड में हम एक डिफरेंस भी करेंगे कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम्स के बीच में। आगे टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स का टॉपिक आने वाला है कल, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। लेक्चर बार बार देखिए, और समय कम है और काम बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, तो काम करते रहिए, लेक्चर को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।